72 साल की शांति देवी अपने पोते आरव के साथ शहर के एक गरीब बाहरी इलाके की एक तंग गली के आखिर में बने एक छोटे से घर में रहती थीं। वह घर बस 2 कमरों का था। एक सोने के लिए छोटा सा कमरा और एक टूटी फूटी रसोई जिसमें कुछ पुराने पिचके हुए बर्तन थे। दीवारों पर नमी के धब्बे थे और छत में जगह जगह छेद थे। जब भी तेज बारिश होती तो शांति देवी को पानी भरने के लिए, बर्तन रखने के लिए इधर उधर भागना पड़ता था। जीवन के दर्दनाक हादसों के बाद यही एकमात्र जगह थी जिसे वह और उसका पोता अपना घर कह सकते थे। उनके पति का देहांत तब हो गया था जब वह जवान थीं और अपने बेटे को पालने के लिए वह अकेली रह गई थीं। उन्होंने अपनी पूरी जवानी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ा ताकि उनका बेटा पढ़ लिख सके। उनका बेटा रमेश एक आज्ञाकारी बेटा था और हमेशा अपनी माँ को निराश न करने की कोशिश करता था। लेकिन परिवार की खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक सकीं। जब रमेश ने शादी की और प्यारे से बेटे आरव का जन्म हुआ तो एक भयानक हादसा हुआ। एक अप्रत्याशित दुर्घटना में रमेश की मृत्यु हो गई जब आरव सिर्फ 3 साल का था। उनकी बहू गरीबी की मार न सह सकी और आरव को उनकी देखभाल के लिए छोड़कर चली गई। तब से शांति देवी का जीवन और भी कठिन हो गया। उम्र और कमजोरी के कारण वह भारी काम नहीं कर सकती थीं और 70 साल से ज्यादा की महिला को कोई काम पर नहीं रखना चाहता था। इसलिए उन्होंने अपने पोते की देखभाल के लिए पैसे कमाने के लिए कबाड़ बीनना शुरू कर दिया। हर दिन वह अपनी छोटी सी हाथ गाड़ी को धकेलती हुई सड़कों पर धीरे धीरे चलती प्लास्टिक की बोतलें, बियर के कैन और रद्दी कागज की तलाश में कूड़ेदानों में खोजती। जब भी उन्हें कोई कीमती चीज मिलती तो उनकी आंखें चमक उठतीं और उनके थके हुए चेहरे पर एक मुरझाई हुई मुस्कान आ जाती, जैसे अंधेरी रात में उम्मीद की एक टिमटिमाती किरण हो। उनका पोता आरवन बियर मिल्की ही एकमात्र प्रेरणा था जो शांति देवी को इन कठिन दिनों से गुजरने में मदद करता था। वह एक आज्ञाकारी और समझदार बच्चा था जिसने कभी भी अपने अभावग्रस्त जीवन के बारे में शिकायत नहीं की। आरव हमेशा अपनी पढ़ाई में मेहनत करता ताकि उसकी दादी को दुख ना हो, लेकिन आरव का बचपन दूसरे बच्चों की तरह पूरा नहीं था। त्योहारों के दिनों में जब उसके दोस्त अपने माता पिता के साथ घूमने जाते और नए कपड़े खरीदते तो आरव घर के एक कोने में बैठकर अपनी पुरानी किताब पढ़ता जो उसकी दादी कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थी। कई बार आरव दूसरे बच्चों को लालसा भरी नजरों से देखता, लेकिन फिर जल्दी से मुंह फेर लेता और अपना दुख दिल में छिपा लेता ताकि उसकी दादी को चिंता ना हो। एक दिन आरव स्कूल से घर आया और खुशी खुशी अपनी दादी को बताया कि उसकी कक्षा एक पिकनिक पर जा रही है। टीचर ने सभी बच्चों को भाग लेने के लिए 500 रुपये जमा करने को कहा था। आरव ने धीरे से अपनी दादी से पूछा कि क्या वह जा सकता है, और फिर जल्दी से कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं घर पर रह लूँगा। ये सुनकर शांति देवी का दिल बैठ गया। अपने पोते की उत्सुक लेकिन मजबूर आंखों को देखकर वह उसे मना नहीं कर सकी। उन्होंने सिर हिलाकर आरव को तसल्ली दी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगी। लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। 500 रुपये उनके लिए एक बड़ी रकम थी जो बिना छुट्टी के पूरे 1 हफ्ते कबाड़ बीनने के बराबर थी। उस रात शांति देवी सो नहीं सकीं। अपने पोते के बारे में सोचते हुए उन्होंने फैसला किया कि कल वह सुबह से लेकर देर रात तक कबाड़ बीनेंगी ताकि आरव के लिए पैसे जमा कर सकें। अगले कुछ दिनों में उन्होंने घर की कुछ पुरानी चीज़ें भी बेच दीं। हालांकि उनकी कोई ख़ास कीमत नहीं थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि हर एक रुपये से उनके पोते को दूसरे बच्चों की तरह खुशी का अनुभव करने का मौका मिलेगा।
हर दिन शांति देवी सुबह जल्दी उठकर अपनी गाड़ी लेकर हर जगह घूमती। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पतला स्वेटर और एक फटा हुआ पुराना रेनकोट पहना हुआ था। उनके झुर्रीदार कठोर हाथ कूड़े के ढेरों में बेचने लायक चीजें खोजते रहते। उनका दोपहर का भोजन अक्सर कुछ उबले हुए आलू या सूखी रोटी होती थी जो लोग फेंक देते थे। कभी कभी उन्हें कुछ ताज़ी सब्जियां मिल जाती, जिन्हें वह घर लाकर अपने पोते के लिए रात का खाना बनाती। हालांकि यह बहुत मुश्किल था, लेकिन आरव की मुस्कान के बारे में सोचकर उन्हें लगता था कि सारी मेहनत सार्थक है। खाने पीने की चिंता के अलावा आरव का स्वास्थ्य भी उन्हें परेशान करता था। पिछले कुछ महीनों से आरव को अक्सर पेट में दर्द और थकान रहती थी, लेकिन उनके पास उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। वह बस उसे गरम दलिया बनाकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर देती, इस उम्मीद में कि वह बेहतर हो जाएगा। लेकिन आरव को दिन ब दिन पीला पड़ता देख शांति देवी चिंतित हो जाती। वह हमेशा खुद को कोसती थीं कि वह अपने पोते को एक बेहतर जीवन नहीं दे पा रही हैं। एक सर्दियों की शाम शांति देवी एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद घर लौटी। ठंड हाड़ कंपा देने वाली थी। वह अपनी भारी गाड़ी को धकेलती हुई लड़खड़ाते कदमों से चल रही थीं। बर्फ ने सब कुछ सफ़ेद कर दिया था और उनके हर कदम से सुनसान सड़क पर छोटे छोटे निशान बन रहे थे। जब वह घर पहुंची और दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि आरव एक छोटी सी आग के पास बैठा है। अपनी दादी को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर उनके गले लग गया। दादी, आज बहुत ठंड है, क्या आप थक गई हैं? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया। नहीं बेटा, जब तक तुम अच्छे हो मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती। लेकिन उनके मन में कल की चिंता फिर से उभर आई। वह अपने पोते की देखभाल के लिए पर्याप्त पैसे कैसे कमाएंगी? आरव का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? ये सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते, लेकिन वह उन्हें जाहिर करने की हिम्मत नहीं करती थीं। वह जानती थीं कि जब तक वह जीवित हैं वह आरव को प्यार और उम्मीद के साथ बड़ा करने के लिए सब कुछ करेंगी। शांति और आरव का जीवन सर्दियों के ठंडे दिनों में दैनिक संघर्षों और चिंताओं के बीच बीतता रहा। लेकिन शांति देवी की आंखों में गर्मजोशी भरी चमक थी, अपने इकलौते पोते के लिए असीम प्रेम की चमक। चाहे जीवन कितना भी कठोर क्यों ना हो, उन्हें विश्वास था कि अगर वह हार नहीं मानेंगी तो एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्या किस्मत उन्हें और आरव को कोई चमत्कार दिखाएगी, या आगे आने वाली मुश्किलें उनके धैर्य और अच्छाई की परीक्षा लेती रहेंगी? सर्दियों की एक ठंडी सुबह, जब ठंडी हवा सुनसान सड़कों से गुजर रही थी, शांति देवी हमेशा की तरह कबाड़ बीनने के लिए अपनी पुरानी हाथ गाड़ी लेकर निकल पड़ी। आज उन्हें उम्मीद थी कि वह थोड़ा और कबाड़ इकट्ठा कर लेंगी ताकि आरव की स्कूल फीस और दवा के लिए पैसे जुटा सकें। अपनी जानी पहचानी सड़क पर चलते हुए वह हर कूड़ेदान में झुककर बोतलें, कैन या कुछ भी बेचने लायक चीज़ ढूंढ रही थीं। ठंडी हवा उनके पतले कपड़ों से होकर गुजर रही थी, जिससे उनके झुर्रीदार हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह मेहनत से काम करती रहीं। दोपहर के करीब वह थोक बाजार पहुंची। सर्दियों के ठंडे माहौल के बीच ये जगह बादशाह बाजार पहुंची। हमेशा खरीदारों और विक्रेताओं की हलचल से भरी रहती थी। शांति देवी धीरे धीरे हर दुकान के पास से गुजरती, गिरी हुई सब्जियों या दुकानदारों द्वारा फेंके गए गत्ते के डिब्बों को उठाती। एक सब्जी बेचने वाली महिला ने उन्हें देखा और धीरे से बुलाया, शांति अम्मा, आज मेरे पास कुछ दबी हुई सब्जियां हैं, आप इन्हें अपने पोते के लिए ले जाइए। शांति देवी ने कृतज्ञता से धन्यवाद कहा। उनकी आंखों में एक छोटी सी खुशी चमक उठी। इस तरह के छोटे उपहार
उनके लिए बहुत बड़ी मदद थे। जब सूरज चढ़ आया तो वह सड़क के किनारे बैठ गईं और अपनी पुरानी कपड़े की थैली से एक सूखी रोटी निकालकर खाने लगीं। भीड़ को आते जाते देखकर उन्हें आरव की याद आई। वह जरूर स्कूल में अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहा होगा ताकि अपनी दादी को निराश न करे। अपने पोते के बारे में सोचकर सर्दियों की ठंड में भी उनका दिल गर्म हो गया। जब शाम ढलने लगी तो शांति देवी ने और कबाड़ खोजने के लिए बड़ी सड़क पर जाने का फैसला किया। यह एक ऐसा इलाका था जहां अक्सर बहुत से लोग आते जाते थे और उन्हें उम्मीद थी कि वह थोड़ी और भाग्यशाली होंगी। बर्फ से ढकी सड़क पर वह सिर झुकाए चलती रहीं। उनकी तेज आंखें हर कोने को छान रही थीं। अचानक उन्होंने सड़क के किनारे बर्फ में दबी हुई कोई काली चीज देखी। वह पास गई, उसे उठाया और उस पर लगी बर्फ को धीरे से झाड़ा। यह एक छोटा सा चमड़े का बैग था जो काफी महंगा और भारी लग रहा था। शांति देवी हैरान रह गई। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। जरूर किसी ने इसे गिरा दिया होगा। उन्होंने बैग खोलकर देखा और तुरंत चौंक गईं। अंदर नोटों की गड्डियां थीं जिन्हें करीने से बांधा गया था। इतनी बड़ी रकम उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से मोटे तौर पर गिना। उनके हाथ ठंड और आश्चर्य दोनों से कांप रहे थे। बैग में कुल 2,10,000 रुपए थे। इसके अलावा एक विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति के कुछ पहचान पत्र और एक बिजनेस कार्ड भी था जिस पर उसका पता और फोन नंबर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। शांति देवी स्तब्ध खड़ी रह गईं। उनका दिमाग उलझन में था। यह रकम इतनी बड़ी थी कि वह सोचने पर मजबूर हो गईं। इस पैसे से वह आरव की कई सालों की पढ़ाई का खर्च उठा सकती थीं, उसका इलाज करा सकती थीं और यहाँ तक कि अपने पुराने घर की मरम्मत भी करा सकती थीं। लेकिन उनकी अंतरात्मा ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। वह जानती थीं कि जिसने भी इतनी बड़ी रकम खोई है वह बहुत चिंतित होगा। वे शायद इसे कहीं ढूंढ रहे होंगे और वह लालची बनकर किसी और का पैसा नहीं रखना चाहती थी। उन्होंने बैग को हाथ में लिया और चारों ओर देखा, इस उम्मीद में कि कोई इसे ढूंढने वापस आएगा। वह वहां इंतजार करती रहीं, इस बात की परवाह किए बिना कि ठंड उनके कमजोर शरीर में चुभ रही थी। समय बीतता गया, शाम ढलने लगी, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने फैसला किया कि वह बैग घर ले जाएंगी और अगली सुबह उसके मालिक को लौटाने का तरीका ढूंढेंगी। जब वह घर पहुंची तो आरव ने देखा कि दादी देर से आई हैं और उनका चेहरा थका हुआ लग रहा है। वह दौड़कर उनके पास आया और पूछा, दादी, क्या आज बहुत मेहनत करनी पड़ी? मैंने आपके लिए गर्म पानी रखा है, आप हाथ धो लीजिए, अच्छा लगेगा। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनका मन अभी भी बेचैन था। उन्होंने बैग निकालकर मेज पर रखा और मन ही मन सोचा, कल मैं इसके मालिक को ढूंढकर इसे लौटा दूंगी। मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती। उस रात वह सो नहीं सकी। एक तरफ घर में इतनी बड़ी रकम होने की चिंता थी और दूसरी तरफ वह उसके मालिक के बारे में सोच रही थी। शायद वे इस पैसे को खोकर बहुत दुखी होंगे, लेकिन उनके दिल में एक दुख भी था। अगर यह पैसा उनका होता तो उनका और आरव का जीवन कितना अलग होता। यह विचार उनके मन में आया, लेकिन उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। जो पैसा मेरा नहीं है उसे मुझे नहीं रखना चाहिए, उन्होंने खुद से कहा। अगली सुबह शांति देवी उठी, आरव को स्कूल छोड़ने की तैयारी की और फिर बैग लौटाने का तरीका खोजने निकल पड़ी। रास्ते में वह एक छोटी सी दुकान पर रुकी और बिजनेस कार्ड पर लिखे पते के बारे में पूछा। दुकानदार हैरान होकर बोला, आप विक्रम सिंह जी को ढूंढ रही हैं? वह तो शहर के बीच में एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं। आप उन्हें कैसे जानती हैं? शांति देवी ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा।
पता मिलने के बाद उन्होंने मिस्टर सिंह की कंपनी तक पैदल जाने का फैसला किया ताकि बैग लौटा सकें। उनकी यात्रा चिंता और घबराहट के साथ शुरू हुई। वह नहीं जानती थी कि मिस्टर सिंह कैसे इंसान हैं या इतनी बड़ी रकम वापस मिलने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन उनके दिल में एक छोटा सा विश्वास था कि सही काम करने से अच्छा ही होगा, चाहे उनकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। शांति देवी बैग को सावधानी से पकड़े हुए विक्रम सिंह के पते की ओर धीरे धीरे चल पड़ी। बर्फ अभी भी गिर रही थी, जिससे सड़क सफेद हो गई थी, लेकिन उन्हें हार्ड कंपा देने वाली ठंड का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। उनका मन विचारों से भरा हुआ था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वह सही काम करेंगी, लेकिन मन ही मन वह चिंतित थीं कि क्या वह व्यक्ति उन पर विश्वास करेगा या कहीं वह उन पर शक तो नहीं करेगा, जैसा कि उन्होंने कई दुखद कहानियों में सुना था। फिर भी उन्होंने खुद को पीछे हटने नहीं दिया। जब वह पहुंची तो उन्होंने अपने सामने एक विशाल ऊंची इमारत देखी। ये एक बड़ी कंपनी थी जिस पर एक प्रसिद्ध ब्रांड का नाम चमक रहा था। शांति देवी एक पल के लिए झिझकी, उनके पैर जैसे रुक गए। वह अंदर जाने से डर रही थीं। उन्हें इस जगह की चकाचौंध से डर लग रहा था। डर था कि एक गरीब बूढ़ी औरत को तिरस्कार की नज़रों से देखा जाएगा, लेकिन फिर अपने विश्वास के बारे में सोचकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बड़े कांच के दरवाजे से अंदर चली गईं। अंदर हीटिंग सिस्टम की गर्मी ने उनके कांपते हाथों को थोड़ी राहत दी, लेकिन औपचारिक और शानदार माहौल ने उन्हें और भी असहज कर दिया। एक युवा रिसेप्शनिस्ट उनके पास आई और विनम्रता से पूछा, अम्मा, आपको किससे मिलना है? शांति देवी ने घबराते हुए अपनी जेब से पुराना बिजनेस कार्ड निकाला और उस पर लिखे नाम की ओर इशारा किया। मैम, मैं विक्रम सिंह से मिलना चाहती हूँ, वह मेरे परिचित हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन फिर भी विनम्रता बनाए रखी। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं डायरेक्टर के ऑफिस में संपर्क करती हूँ। कुछ ही मिनटों के बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लिफ्ट से बाहर आया। वह सिंह थे, जो व्यस्त और थोड़े तनाव में दिख रहे थे। उन्होंने शांति देवी को देखा और सीधे पूछा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? शांति देवी थोड़ी कांपी, लेकिन फिर भी शांत आवाज़ों में अपनी आस्तीन से बैग निकाला और उनकी ओर बढ़ाया। साहब, मुझे यह बैग सड़क के किनारे मिला था। मुझे लगा कि यह आपका है, इसलिए मैं इसे लौटाने आई हूँ। सिंह ने आश्चर्य से बैग को देखा और जल्दी से उसे ले लिया। उन्होंने उसे खोला, अंदर के सभी हिस्सों को देखा। जब उन्होंने देखा कि नोटों की गड्डियाँ वैसी ही हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उनकी आंखों का भाव अचानक बदल गया। उन्होंने सिर उठाकर शांति देवी को ठंडी नज़रों से देखा। इस बैग में 3,10,000 रुपये थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ 2,10,000 हैं। तुमने मेरे 1,00,000 रुपये निकाल लिए, है ना? यह वाक्य शांति देवी के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गया। वह चौंक कर एक कदम पीछे हट गईं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। आप क्या कह रहे हैं? मैंने एक भी पैसा नहीं लिया। जब मुझे ये मिला तो मैंने इसे सिर्फ ये देखने के लिए खोला था कि इसका मालिक कौन है। मैंने पैसों को छुआ तक नहीं। सिंह ने भौहें सिकोड़ ली। उनकी आवाज़ और भी कठोर हो गई। तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? तुम इतनी गरीब हो, इतनी बड़ी रकम मिलने पर किसका मन नहीं डोलेगा? मुझे यकीन है कि तुमने ही पैसे लिए हैं। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझाने की कोशिश की, साहब, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ जो कबाड़ बीनकर अपना गुजारा करती है। मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं ये बैग लौटाने ही नहीं आती। मुझे नहीं पता कि पैसे क्यों कम हैं, लेकिन मैंने सच में नहीं लिए। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। लेकिन ऐसा लगा कि उनके सच्चे शब्दों का सिंह पर कोई असर नहीं हुआ।
उन्होंने संदेह भरी नजरों से उन्हें देखना जारी रखा और उन पर और भी गंभीर आरोप लगाए। यह सब तब रुका जब लिफ्ट के दरवाजे से एक युवा महिला बाहर आई। वह प्रिया थी, मी सिंह की बेटी, जो अपना काम खत्म करके अभी अभी लौटी थी। उसने अपने सामने का दृश्य देखा। एक दुबली पतली बूढ़ी औरत सहमी हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके पिता उसके सामने खड़े थे। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी और पास आकर पूछा, क्या हुआ पापा, ये अम्मा क्यों रो रही हैं? मी सिंह ने अपनी बेटी को संक्षेप में पूरी बात बताई और अपने संदेह पर जोर देना नहीं भूले। प्रिया ने शांति देवी को देखा और फिर अपने पिता की ओर मुड़कर धीरे से कहा, पापा, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो। बैग खोने से पहले क्या आपने पैसे गिने थे क्या? ये संभव है कि आपने कुछ पैसे इस्तेमाल कर लिए हों और भूल गए हों। मैं सिंह एक पल के लिए झिझके, फिर अपनी याददाश्त पर जोर दिया। तब उन्हें याद आया कि आज सुबह उन्होंने बैंक से पैसे निकाले थे और फिर 1 लाख रुपए के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का भुगतान किया था। उस समय बैग में केवल 2,10,000 रुपए ही बचे थे। मी सिंह चौंक गए। उन्हें अपनी जल्दबाजी और संदेहपूर्ण रवैये पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह अपनी बेटी और उस बूढ़ी औरत के सामने तुरंत अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते थे। प्रिया ने अपने पिता की उलझन को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वह शांति सा तुरंत अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते थे। देवी की ओर मुड्डी उनके दुबले पतले हाथों को पकड़कर कहा, अम्मा, मुझे आप पर विश्वास है। आपने एक बहुत सही काम किया है। मेरे पापा से ज़रूर कोई भूल हुई है। मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और ये बैग लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये कहकर उसने अपने पिता की ओर आंख मारी। इशारा समझकर मैं सिंह ने अनिच्छा से सिर हिलाया। हाँ, मुझसे गलती हो गई, माफ़ करना। प्रिया यही नहीं रुकी। उसने अपना पर्स खोला, 10,000 रुपए निकाले और धीरे से शांति देवी के हाथ में रख दिए। अम्मा, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे स्वीकार करेंगी। ये हमारे परिवार की तरफ से एक धन्यवाद है। शांति देवी ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिए। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा। लेकिन प्रिया ने जोर दिया, आपने हमारे परिवार की बहुत बड़ी मदद की है। कृपया इसे ले लीजिए ताकि मुझे बुरा न लगे। शांति देवी ने पैसे ले लिए। उनके गालों पर आंसू बहने लगे। वह पैसों के लिए नहीं रो रही थीं, बल्कि इस स्वार्थी समाज में एक युवा लड़की से मिली सहानुभूति और सम्मान के लिए रो रही थीं। वह वहां से चली गईं। उनका दिल भारी था, लेकिन एक अजीब सी गर्मजोशी भी महसूस हो रही थी। उनके पीछे प्रिया उस बूढ़ी औरत की पीठ को प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थी, जबकि मैं ही सिंह चुपचाप खड़े होकर खुद से सवाल कर रहे थे। ये कहानी जो साधारण लग रही थी, ने तीनों लोगों को अविस्मरणीय भावनाओं का अनुभव कराया। शांति देवी एक लंबे दिन के बाद मिश्रित भावनाओं के साथ घर लौटी। रात हो चुकी थी और सर्दियों की हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने पूरे माहौल को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी गर्मजोशी की किरण फैल रही थी। भले ही उन्हें गलत समझा गया और उन पर आरोप लगाया गया, फिर भी उन्होंने प्रिया नाम की उस युवा लड़की से दयालुता महसूस की, जिसने उन पर विश्वास किया और सच्चाई का साथ दिया। प्रिया ने जो पैसे दिए थे, उन्होंने एक कपड़े की थैली में सावधानी से रख लिया, ये सोचकर कि कल वह उनमें से कुछ पैसे अपने पोते आरव के लिए दवा और कुछ अच्छा खाना खरीदने में इस्तेमाल करेंगी। बहुत समय हो गया था जब वह अपने पोते के लिए सादे भोजन के अलावा कुछ और नहीं कर पाई थीं। जब वह घर में दाखिल हुई तो आरव दौड़कर उनके गले लग गया। दादी, आज आप इतनी देर से क्यों आईं? मैं कब से इंतज़ार कर रहा था।
शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, बेटा थोड़ा काम था लेकिन अब सब ठीक है। आरव, कल मैं तुम्हारे लिए केक खरीदूंगी। ये सुनकर आरव की आंखें चमक उठीं। सच में मैं इंतज़ार करूंगा। उस रात शांति देवी अपनी पुरानी चारपाई पर लेटी थीं। उनकी आंखें छत को देख रही थीं। वह मिला भाग्य देवी थीं। सिंह और उनकी बेटी के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोच रही थीं। मैं सिंह की ठंडी संदेह भरी आंखों की छवि अभी भी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन प्रिया द्वारा दिखाई गई कोमलता और विश्वास ने उसे धीरे धीरे शांत कर दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, उस जैसी युवा लड़की का दिल इतना दयालु है, ये सचमुच सराहनीय है। लेकिन उनके दिल का एक हिस्सा अभी भी बेचैन था। भले ही मीत सिंह से माफ़ी मिल गई थी, वह जानती थीं कि उनका शुरुआती संदेह आसानी से नहीं मिटेगा। अगली सुबह जब वह आरव को स्कूल ले जाने की तैयारी कर रही थीं, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मिल आगे आता कहा, माँ ने साथ है। सिंह को वहाँ खड़ा देखकर चौंक गईं। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी थी। उनके बगल में प्रिया खड़ी थी, जिसकी हल्की मुस्कान में अभी भी ईमानदारी झलक रही थी। मैं सिंह ने गला साफ करते हुए कहा, अम्मा, मैं यहाँ आपसे एक बार फिर माफ़ी मांगने आया हूँ। घर जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। कल मैंने सच में बहुत जल्दबाजी की और बिना पूरी बात जाने आप पर आरोप लगाकर गलती की। आप एक नेक इंसान हैं और मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। शांति देवी असमंजस में थीं कि क्या कहें। उन्होंने बस सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, साहब, आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। हर किसी से गलती हो जाती है, बस आप समझ गए, यही काफ़ी है। लेकिन मी सिंह ने बात को यहीं ख़त्म नहीं होने दिया। इस बार उन्होंने एक अलग लहजे में कहा, जो पश्चाताप से भरा था, मैं सिर्फ माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ। सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपके और आपके पोते के लिए कुछ करना चाहिए। आपका जीवन सचमुच बहुत कठिन है और मैं मदद करना चाहता हूँ। प्रिया ने भी आगे बढ़कर शांति देवी का हाथ पकड़ लिया। अम्मा, मैंने पापा को आपकी स्थिति के बारे में बताया है। पापा आरव की पढ़ाई का सारा खर्च तब तक उठाने के लिए तैयार हो गए हैं जब तक वह स्नातक नहीं हो जाता। ये सबसे छोटी चीज़ है जो हमारा परिवार आपका धन्यवाद करने के लिए कर सकता है। ये सुनकर शांति देवी अपने आंसू नहीं रोक सकीं। उन्होंने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और नैन दाव होकर कहा, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनी। मैं किसी इनाम की उम्मीद नहीं कर रही थी। मैं सिंह आगे बढ़े और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए गहरी आवाज़ में बोले, अम्मा, यह कोई इनाम नहीं है। यह मेरी गलती को सुधारने का एक तरीका है और एक योग्य व्यक्ति की मदद करने का भी। आरव को गरीबी से बाहर निकलने के लिए पढ़ना होगा। कृपया हमें यह करने दीजिए। प्रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप बस ये समझ लीजिए कि आरव भाग्यशाली है कि उसे मदद करने वाले मिल गए। कृपया मना मत कीजिए। दोनों बाप बेटी की ईमानदारी के सामने शांति देवी ने आखिरकार सिर हिला दिया। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। ये सिर्फ भावनाओं के आंसू नहीं थे, बल्कि यह जानकर राहत महसूस करने के भी थे कि आरव का भविष्य बेहतर होगा। उन्होंने प्रिया और मिहे सिंह को देखा और मन ही मन उस किस्मत का शुक्रिया अदा किया जो उन्हें उनकी ज़िंदगी में ले आई। भले ही ये एक आकस्मिक मुलाकात थी, इसके बाद में सिंह और प्रिया ने न केवल आरव की पढ़ाई में मदद की, बल्कि वे नियमित रूप से शांति देवी को भोजन और दवाओं जैसी व्यावहारिक सहायता भी भेजते रहे। मैं सिंह, जो कभी एक शक्की इंसान थे, धीरे धीरे शांति देवी की अच्छाई और दृढ़ता का सम्मान करने लगे। उन्होंने खुद से भी वादा किया कि वह और अधिक दयालु बनेंगे।
और अपनी बेटी की तरह खुले दिल और सहिष्णुता के साथ जीवन को देखना सीखेंगे। उनके बीच की कहानी सिर्फ एक लौटाए गए पैसे के बैग पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत बन गई, जहां दया और सहानुभूति ने उन लोगों को जोड़ा जो कभी अजनबी थे। सर्दियों की ठंडी दुनिया में मानवता ने एक गर्म लौ जलाई, जिसने हर किसी के दिल में जमी बर्फ को पिघला दिया। समय बीतता गया। कड़ाके की सर्दी धीरे धीरे वसंत की गर्म धूप के लिए जगह बना रही थी। पैसे के बैग की कहानी, जो एक खूबसूरत याद बनकर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वास्तव में शांति देवी और उनके पोते आरव के जीवन में एक नया अध्याय खोल गई। जिस दिन से मैं, सिंह और प्रिया ने मदद करने का फैसला किया, उनका जीवन अब हारने वाले के लिए संघर्ष करने वाले कठिन दिनों की श्रृंखला नहीं रहा। नियमित सहायता से आरव बिना किसी फीस की चिंता के नियमित रूप से स्कूल जाने लगा। वह दिन ब दिन और खुश रहने लगा। जब भी वह अपनी दादी को कक्षा में सीखे गए दिलचस्प पाठों के बारे में बताता तो उसकी आंखें चमक उठतीं। हर सुबह शांति देवी अभी भी गली की सफाई के लिए जल्दी उठने की अपनी आदत बनाए रखती थीं, लेकिन अब कबाड़ बीनने के लंबे दिन की तैयारी के लिए नहीं, इसके बजाय वह घर की देखभाल करने, बगीचे में कुछ सब्जियां उगाने और कभी कभी पुराने कपड़े सिलने में समय बिताती, ताकि आरव के पास स्कूल जाने के लिए और साफ कपड़े हों। उनका जीवन अभी भी सरल था, लेकिन अब यह भविष्य के लिए आशा और विश्वास से भर गया था। एक दिन मिंदी, सिंह और प्रिया शांति देवी के घर आए। इस बार वे सिर्फ हालचाल पूछने या उपहार लाने नहीं आए थे, बल्कि एक विशेष प्रस्ताव लेकर आए थे। चाय की मेज पर बैठकर प्रिया ने धीरे से कहा, अम्मा, मैंने और पापा ने बात की है। मुझे लगता है कि आपने आरव की देखभाल के लिए बहुत कुछ किया है। अब आपको आराम करना चाहिए और अपने बुढ़ापे का आनंद लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपको और आरव को हमारे परिवार के साथ रहने के लिए ले जाना चाहती हूँ। वहाँ आपको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह सुनकर शांति देवी स्तब्ध रह गईं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह दिल से जानती थीं कि यह एक ईमानदार प्रस्ताव है, लेकिन वह यह भी समझती थीं कि यह छोटा सा घर दशकों से उनके साथ जुड़ा हुआ था। यह एक ऐसी जगह थी जहां उनके पूरे जीवन की यादें थीं। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़कर धीरे से सिर हिलाया। प्रिया बेटी, मैं तुम्हारी और साहब की दयालुता की बहुत सराहना करती हूँ, लेकिन मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकती। ये मेरा और आरव का घर है। बस हमें खाने के लिए पर्याप्त भोजन और पहनने के लिए कपड़े मिल जाएं, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। प्रिया ने शांति देवी को देखा। उसका दिल भर आया। वह जानती थी कि वह एक मजबूत और स्वाभिमानी महिला हैं, जो कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मई, सिंह ने अब कहा, शांति जी, अगर आपने यह फैसला कर लिया है तो मैं जोर नहीं दूंगा, लेकिन मेरा परिवार हमेशा आपके लिए यहाँ रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत हो, हमें बताने में संकोच न करें। शांति देवी मुस्कुराईं। उनकी आंखें नम हो गईं। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। मैं धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं कह सकती। बस आरव पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बातचीत एक गर्मजोशी और माहौल में समाप्त हुई। मैं, सिंह और प्रिया के जाने के बाद शांति देवी चुपचाप बैठीं और आरव को देखा, जो कोने में खुशी खुशी पढ़ रहा था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जिन दिनों को वह सबसे अंधकारमय मानती थीं, जीवन ने उन्हें एक अप्रत्याशित रोशनी दी थी। यह सिर्फ भौतिक मदद नहीं थी, बल्कि विश्वास और मानवता भी थी, जो उन्हें अजनबियों में मिली थी। कई साल बाद आरव बड़ा हो गया और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। जिस दिन आरव को दाखिले का पत्र मिला,
शांति देवी खुशी के आंसू नहीं रोक सकीं। वह छोटा लड़का जो कभी उनकी साड़ी का पल्लू पकड़कर घूमता था, अब लंबा और मजबूत हो गया था और अपनी दादी के असीम प्यार और मी सिंह के परिवार की सच्ची मदद के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। जिस दिन आरव शहर के लिए रवाना हुआ, शांति देवी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर उस बस को दूर जाते हुए देख रही थीं। वह दुखी नहीं थीं, बल्कि उनका दिल खुशी से भरा हुआ था। वह जानती थीं कि आरव का भविष्य उज्जवल होगा और उन्होंने जो कुछ भी सहा था वह सब सार्थक था। पुराने पैसे के बैग की कहानी अब सिर्फ एक याद थी, लेकिन यह हमेशा शांति देवी, आरव और मी सिंह के परिवार के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनी रहेगी। यह न केवल अच्छाई की कहानी थी, बल्कि इस बात का भी प्रमाण थी कि मानवता चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक पूरा जीवन बदल सकती है। इस विशाल दुनिया में कभी कभी जो चीज़ें आकस्मिक लगती हैं वे भाग्य होती हैं जो अजनबियों को एक साथ लाती हैं ताकि वे मिलकर एक सुंदर और मानवीय अंत लिख सकें। आप सब हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर भेजिए। हम आपकी कहानी को सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।